तो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं इंडेक्स 1.4। ठीक है, 1.4 को हम लोग अब कंप्लीट करेंगे। 1.4 में थ्योरी ज़्यादा है, न्यूमेरिकल कम है, लेकिन अच्छा है। एंड तब हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे 1.5। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं इसको। अब देखिए 1.4 इंडेक्स का क्वेश्चन जो है वो है हमारा, और ये फिज़िक्स का है पेपर, फिज़िक्स 312 है कोड नंबर इसका, यूनिट्स डायमेंशन एंड वेक्टर्स। तो चलिए इसको देख लेते हैं, पहले पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया है, फिर उसके हिसाब से बनाएंगे। तो पहला क्या है, सपोज वेक्टर ए इज़ ए पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए के पैरेलल है वेक्टर बी। व्हाट इज़ देयर वेक्टर प्रोडक्ट एंड व्हाट विल बी द वेक्टर प्रोडक्ट इफ़ बी इज़ एंटी पैरेलल टू बी। ये वही वाला है जो हम लोग भी बनाए थे, है ना, सेम उसी तरह का है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको बनाने में सबसे पहले हम लोग करेंगे, सिंस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए इन डॉट इंटू मॉड बी साइन थीटा। ये एक फॉर्मूला है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे दो बात को, कि अगर एंगल का बात किया जा रहा है, तो अगर मान लिया इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर मान लीजिए थीटा 0 डिग्री है, तब क्या होगा, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, है ना। क्यों 0 हो जाएगा पता चलेगा अभी। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, एक्चुअली साइन 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ हो जाता है 0, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि ये 0 होता है। ठीक है, अब दूसरा बी, बी में क्या है, मान लिया इफ़ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तब क्या होगा, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, और इस केस में यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, वो है साइन 180 का भी वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये याद रखना है, ये दो ऐसे केस हैं जिसमें वो 0 हो जाता है। तो अब हमारा सवाल ये था, सपोज कर लेना कि वेक्टर ए इज़ पैरेलल टू वेक्टर बी। तो मान लिया कि वेक्टर ए पैरेलल है एक केस में वेक्टर बी के, तो ये हमारा हो गया वेक्टर ए, और ये हो गया हमारा वेक्टर बी जो पैरेलल है। व्हाट इज़ देयर वेक्टर प्रोडक्ट, तो हमने वेक्टर प्रोडक्ट निकाला। ठीक है, प्रोडक्ट कह लो या क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट कह लो आप या प्रोडक्ट कर लो, दोनों सेम होता है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में निकाला। फिर है व्हाट विल बी द वेक्टर प्रोडक्ट इफ बी इज एंटी पैरेलल टू इट। तो जैसे उसमें मैंने बताया था इस लास्ट क्वेश्चन में, सेम यहाँ भी है। तो अब क्या हुआ कि वेक्टर ए, तो चलिए मान लिया कि वेक्टर ए का तो राइट साइड में डायरेक्शन है, तो एंटी पैरेलल करना है तो मेरे को पैरेलल ही रहेगा, पर डायरेक्शन में इसका चेंज कर दूंगा। ठीक है ना, तो अब इसके हिसाब से तो चेंज हो गया, तो उस केस में भी हमारा ये जो है 0 ही रहेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला है, ये इसकी वैल्यू है जो दिमाग में रखनी है, और बहुत सिंपल सा ये है। ये दो केस है, केस 1 एंड केस 2, इसको भी रखना है दिमाग में। पैरेलल है तो क्या होगा, एंटी पैरेलल का मतलब क्या होगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड एंटी पैरेलल, ये जो है एंटी पैरेलल है। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है वो है हमारा पैरेलल। तो ये हमारा इंडेक्स का 1.4 का 1 बन गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज वी हैव ए वेक्टर ए। चलिए एक वेक्टर ए दिया हुआ है एंड ए वेक्टर सी, सी की कुछ वैल्यू भी दे रखी है हाफ बी। हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस सी। चलिए यहाँ पर दो चीज़ है। तो अब देखिए इसमें
अभी हम लोग देखें तो बात आती है कि डायरेक्शन की अगर हम लोग बात कर लें, क्या डायरेक्शन की अगर हम लोग बात कर लें तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी बोला है ना, तो ए क्रॉस बी क्या है, विल बी, अब चूंकि ए क्रॉस बी बोला है तो सेम ही है, सेम एज दैट ऑफ ए क्रॉस सी, है ना, ए क्रॉस सी, ठीक है। तो एज चेंज इन मैग्नीट्यूड, अब इसके मैग्नीट्यूड में अगर मान लो हम लोग चेंज कर देते हैं, मैग्नीट्यूड डज नॉट अफेक्ट, तो ये क्या होगा, बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा द डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन ये था कि सपोज वी हैव ए वेक्टर, मान लिया कि हमारे पास दो वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर है ए और बी, ठीक है, वेक्टर सी जो कि हाफ बी है, बी का आधा है, ठीक है। अब कह रहा है हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस सी। अब चूंकि वो हाफ है तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी विल बी द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस सी एज चेंज इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो दोनों का सेम है, चेंज क्या हुआ है, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज है। तो हम कह सकते हैं चेंज इन मैग्नीट्यूड डज नॉट अफेक्ट द डायरेक्शन। तो पता ही हम लोग पढ़े हैं स्केलर में, वेक्टर में अगर वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हूँ, उससे डायरेक्शन को कोई मतलब नहीं होगा, है ना, और डायरेक्शन को भी मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। तो सेम केस यहाँ पे है ना, बहुत सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये। चलिए ये भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट है गया इंटेक्स 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इसको एक बार पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या करना है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, सपोज वेक्टर ए, यहाँ पर भी एक वेक्टर ए दिया है एंड बी आर रिलेटेड इन ए प्लेन विच कंटेन देम, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बनाएंगे सेम तरीके से, इसका भी आंसर करेंगे सेम तरीके से। ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर C इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिया हुआ है C इज इक्वल टू ए क्रॉस बी रिमेन्स सेम एज A and B rotate without change in the plane containing them। तो सिंपल था, फिर से एक बार समझिए कि मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा है। सब ये कह रहा है कि सपोज कर लो कि एक दो वेक्टर है ए और बी और दोनों आर रोटेटेड इन ए प्लेन, किसी एक प्लेन में वो दोनों रोटेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक वेक्टर हो गया, यहाँ पर ये एक प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक वेक्टर यहाँ पर रोटेट कर रहा है ऐसे। तो एक ही प्लेन में दो वेक्टर रोटेट कर रहे हैं, व्हाट हैपेंस टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी क्रॉस ए, है ना। तो एक ए ले लेंगे वेक्टर और एक बी ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अब चूंकि एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा,
इनके प्रोडक्ट का, इनके क्रॉस प्रोडक्ट का भी सेम एज ए एंड बी रोटेट्स विदाउट चेंज इन द प्लेन कंटेनिंग देम। ठीक है, मतलब अब आप देख ही रहे हैं ना, फोटो इमेज बना देने से क्लियर हो गया कि अगर ये डायरेक्शन में घूम रहा है, मान लीजिए कि ये हो गया आपका राइट टू लेफ़्ट, तो ये भी तो राइट टू लेफ़्ट घूम रहा है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी आपका क्या होगा, सेम होगा, है ना। इसका भी जो रोटेशन होगा वह भी सेम ही होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो सिंपल सी ये बात कह रहा है, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट समझ रहे होंगे आप लोग, नहीं समझ रहे हैं तो हमको बताइएगा, तो हम पूरा वेक्टर का ही बना के देंगे। हालांकि हम बनाएंगे इन सब चीज़ों को, लेकिन मेरा भी मोटो है कि आप लोगों को जल्द से जल्द सारे क्वेश्चन का पूरा NIOS का और NCERT का दोनों का पूरा सॉल्व करके डिटेल्ड में दें, है ना। क्योंकि ये चीज़ काफ़ी कम है और ज़रूरी है ये चीज़ होना, ताकि आप लोग रेस हो जाइए फटाफट, है ना, खुद से प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस सिंटेक्स में लग रहा है खाली वो है, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है। चलिए देखते हैं। सपोज यू वेयर फ्री टू रोटेट वेक्टर्स A and B through arbitrary amounts, keeping them confined to the same plane, है ना, सेम प्लेन में, confined to the same plane। ठीक है, दो वेक्टर A और B है, ठीक है। Can you make vector C is equal to A cross B to point in exactly opposite direction? हाँ, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के है। चलिए तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके स्टेटमेंट में दो पार्ट में लिखूँगा। पार्ट 1, मान लीजिए इफ़ द एंगल बिटवीन A एंड वेक्टर B, ठीक है, इज 100 डिग्री। मान लिया कि इफ़ द एंगल बिटवीन A एंड B इज़ 100 डिग्री, कितना डिग्री का एंगल है, 100 डिग्री का। तब देन C इज इक्वल टू A क्रॉस B क्वेश्चन मार्क, ये होगा हमारा। तो हम इसको क्या करेंगे कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे C इज इक्वल टू A क्रॉस B, दिख रहा है ना आप लोग को, ठीक है, विल बी, पहले स्टेटमेंट लिखिए जैसे हम लिखवा रहे हैं, डायरेक्शन, तो डायरेक्टेड हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन की बात ही करना है हम लोग को, अपवर्ड परपेंडिकुलर। देखिए यहीं पे ये कैचिंग पॉइंट है ना, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलरली क्या है, अपवर्ड, ठीक है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए अब देखते हैं आगे, और किसके परपेंडिकुलर है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है प्लेन के, टू प्लेन। अब आते हैं पॉइंट 2 पे। आफ्टर रोटेशन through arbitrary मतलब होता है कि आप मान लिए हैं कि ये होगा अमाउंट। मैंने आर्बिट्ररी क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन्ड है, ठीक है ना, अमाउंट इफ द एंगल, क्योंकि एंगल की बात कही जा रही है, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B is greater than 180 डिग्री,
अब आइए पॉइंट 3। देखिए, तो इस तरीके से आपको वहाँ भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हैंडल करना है, पॉइंट वाइज जवाब देना है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से, है ना। अब चलिए देखते हैं लास्ट में क्या है। तो ये तो हो गया हमारा। अगर मान लीजिए देन सी विल ड्रॉप डाउनवर्ड्स, ये तो अपवर्ड्स था हमारा, अब हम करेंगे डाउनवर्ड्स। ठीक है, डाउनवर्ड्स बट परपेंडिकुलर। डाउनवर्ड्स तो है ही, साथ में वो परपेंडिकुलर है। अभी मैं इसका एक इमेज बनाऊंगा यहाँ पर साइड में, ताकि और क्लियर हो जाए कि क्या कहा जा रहा है। टू द प्लेन, है ना। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि देखिए ये वेक्टर ऐसे है और ये एक वेक्टर है डाउनवर्ड फॉर्म में, तो इनके बीच में भी तो आपका एंगल का क्या होगा, गैप सेम होगा, है ना। अब ये डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड कर लें या फॉरवर्ड बैकवर्ड कर लें, यहाँ भी हमारा एंगल सेम ही रहेगा, है ना। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम रहेगा। तो यही बात कह रहा है ये। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है सपोज यू वेयर फ्री टू रोटेट वेक्टर्स ए एंड बी थ्रू, कोई भी आर्बिट्री अमाउंट ले लिए कि इतना अमाउंट तक हम उसको घुमा सकते हैं सेम प्लेन में। कैन यू मेक वेक्टर सी ए क्रॉस बी टू पॉइंट इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। तो ये कह रहा है कि अगर मान लो कि ये जैसे मान लो मेरा पेन है, मैंने ऐसे रखा, इसको मैंने 2 रोटेशन किया, तो 2 रोटेशन में जितना एंगल बना, तो जब इसको हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे तो क्या उतना ही बनेगा? ऑब्वियसली ये सेम है, सेम ही होगा, है ना, परपेंडिकुलर ही रहेगा। ठीक है ना। तो वही चीज़ ये कह रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेटमेंट लिख के आंसर को फाइनल करना है। इस पूरे लगता है कि इन टेक्स्ट में थ्योरेटिकली क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 2 क्वेश्चन और है इस इंटेक्स का, इंटेक्स 1.4 का। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये तो हमारा इंटेक्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में, 5 में, है ना, एक तक जाइए। ये तो इंटेक्स 5 का ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 फ्रॉम इंटेक्स 1.4। ठीक, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। क्या है? इफ वेक्टर ए इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक वेक्टर ए दिया हुआ है जो कि एक्स एक्सिस पे है, एंड वेक्टर बी इज अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर सी ए क्रॉस बी। व्हाट हैपन्स टू सी इफ ए इज अलोंग द वाई एक्सिस एंड बी इज अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहा है कैसे सॉल्व करना है। ये खाली हम लोग को देखना है और सॉल्व भी हो जाएगा आसान से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सवाल समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद तो सॉल्व हो ही जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्यों ले रहा हूँ मैं? क्योंकि इसमें हम लोग को प्रोडक्ट का ही काम है। ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर ए एक्स एक्सिस पे है। देखिए ये हमारा मान लीजिए वेक्टर का फॉर्म है, तो एक्स एक्सिस पे हमारा वेक्टर ए है और इस एक्सिस पे यानी कि वाई एक्सिस पे हमारा क्या है, वेक्टर बी है। दिख रहा है आपको? तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, सी ये वाला इज इक्वल टू ए क्रॉस बी विल बी along z डायरेक्शन। ठीक है,
तो हमारा अगर ए और बी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके रिजल्टेंट का सी का, तो वो होगा जेड डायरेक्शन में। ठीक है, इस वाले डायरेक्शन में हमारा जो होगा वेक्टर सी का डायरेक्शन होगा, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली है वेक्टर है तो जब दो एक्सिस है तो थर्ड एक्सिस जो होगा उसका प्रोडक्ट का निकलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट का उस जेड एक्सिस पे ही होगा, पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है ना, और अगर वेक्टर नहीं पढ़े होंगे तो काफ़ी काबिल आदमी हैं आप कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, ऐसा क्या है, एग्ज़ाम ही है ना, वो भी देख लेंगे। पढ़ाई आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए, बात खत्म। जेड डायरेक्शन, चलिए आगे लिखते हैं। इफ़ वेक्टर ए इज अलोंग, अभी हम लोग जेड डायरेक्शन में लिखे थे, तो अलोंग के फॉर्म में जाएंगे तो हमारा एक्स एक्सिस एंड बी इज अलोंग वाई एक्सिस, ए इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड बी इज अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, देन सी इज लॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, यहाँ पर ये नेगेटिव क्यों है, तो ज़रा इस चीज़ को ध्यान से पढ़िए, इन दो बातों को जो मैंने लिखा है। वेक्टर प्रोडक्ट सी ए क्रॉस बी विल बी लॉन्ग जेड डायरेक्शन इफ वेक्टर ए इज़ लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड बी इज़ लॉन्ग वाई एक्सिस। तो अगर मान लीजिए अभी मैंने कहा कि जब ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन इधर है तो इसका डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि नेगेटिव एक्सिस में होगा, नेगेटिव जेड में होगा, ये वाला, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव जेड में होगा। ठीक है ना, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वेक्टर का जो रिजल्टेंट है क्रॉस में वो उसका अपोजिट होता है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बनाए थे पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल नेगेटिव हो रहा था, तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, और कुछ नहीं। चलिए बंधु, तो ये भी हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 6 आया थोड़ा दमदार। अभी तक तो थ्योरी लिख रहे थे हम लोग, कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, अब मजा आएगा। क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर हैं विद द सेम एंगल, तभी म्यूचुअली लगा हुआ है। कैलकुलेट ए डॉट प्रोडक्ट बी एंड ए क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। मैं लिख देता हूँ, ये हमारा है डॉट प्रोडक्ट और ये हमारा है क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है, चलिए तो बनाते हैं इसको, चलिए बनाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। आंसर ए, तो पहले तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट बनाते हैं ना, ए डॉट बी ऐसे पढ़ेंगे, ए डॉट बी। अब डॉट प्रोडक्ट का पहले फॉर्मूला लगाते हैं, डॉट बी, सॉरी बी, ये मॉड है, मॉड में पॉजिटिव होता है हर एक चीज़, है ना, कॉस 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर मान लिया कि म्यूचुअली टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ज़ीरो एज कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट का, तो ज़ीरो आ गया, ज़ीरो इज़ द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन ए। आइए अब चलते हैं हम लोग बी का, ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट में ज़ीरो तो नहीं होगा, देखिए दिख जाएगा ए, फिर यहाँ पे मॉड बी
और यहाँ पे अब आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ ध्यान देना है, डॉट प्रोडक्ट जब भी होगा तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में कॉस चलेगा, जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में साइन होगा। अब यहाँ साइन भी करेंगे हम लोग 90 डिग्री, देखते हैं क्या आता है। तो अब जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हमको पता है कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, है ना। तो यानी कि हमारा ये आंसर क्या हो गया, ए क्रॉस बी क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट 0 और क्रॉस प्रोडक्ट 1, ठीक है। तो आपका इंडेक्स समाप्त हो गया 1.4। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडेक्स 1.5। 1.5 में काफ़ी कैलकुलेशन भी है, चलिए करते हैं उसको भी कंप्लीट।